75 साल पहले भारत को भूख और भुखमरी से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उस कालखंड में विदेशी मुद्रा पाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हमारे सामने तब एक आजाद मुल्क बनने, रहने और अति गरीबी से मुक्त होने के लिए अपने आर्थिक विकास को गति देने की चुनौती भी थी। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू व निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे और कृषि व निर्माण क्षमताओं के आधुनिकीकरण को लेकर भी हम प्रयास करते थे। इसी तरह सामंती व्यवस्था से ऊपर उठते हुए हमें एक ऐसे युग में प्रवेश करना था जहां समानता और सामाजिक गतिशीलता को अधिक प्रोत्साहन मिले। इस लिहाज से देखें तो इन सभी अहम कसौटियों पर हमने अच्छी खासी तरक्की की है। मगर क्या हमने अवसर भी गंवाए, गलतियां भी की है? वास्तव में हर सफलता कमियों और गंवाए गए अवसरों के साथ ही रेखांकित की जाती है। जैसे यह समझ से परे है कि कैसे हमने अत्यधिक नियंत्रण वाले केंद्रीकृत योजनाबद्ध मॉडल को लगातार बनाए रखा। यह भी बहुत साफ नहीं है कि साल 1991 के आर्थिक सुधार उस समय की मजबूरी थे या हमारी चयन संबंधी आजादी का प्रतिफल। विकल्प सभी सार्थक होते थे यदि चुनने के रास्ते में कई साल 1991 में हमारे पास चयन का विकल्प समिति थे। इस परिस्थिति में यदि हम यहाँ से अगले 25 वर्षों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 100वें साल पर भारत के लिए हमारी खोज क्या होगी? उन लक्ष्यों की झलक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन में हमें मिलती है, जिनमें सामाजिक सुधार और पुनर्रचना भी शामिल है। उनकी 5 प्रण के हर प्राण में दूरगामी बदलाव नजर आते हैं और इनमें सबसे अहम है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। लिहाजा हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि यह विकसित देश हम कैसे बनेंगे और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस तरह के बदलावों की जरूरत है। व्यापक अर्थों में इसका मतलब है कि सामाजिक अनुबंध की पुनर्रचना। सन 1762 में जीन सेक्स रूसों द्वारा गढ़े गए मूल सामाजिक अनुबंध में शासन संरचना और उसकी प्रति दायित्व को लेकर नागरिकों में सहमति थी। बेशक समय की कसौटी पर यह अनुबंध काफी हद तक खड़ा उतरा हो, लेकिन अगले 25 वर्षों के बदलाव की प्रकृति और उसकी रफ्तार पुराने अनुभवों के मुकाबले अलग हो सकती है। जाहिर है, नए सामाजिक अनुबंध से तात्पर्य यह है कि न केवल नागरिक अधिकारों को लेकर बल्कि उसके कर्तव्य को लेकर भी नए प्रावधान तय करने की जरूरत रहे। सवाल है कि एक उच्च आय वाले विकसित देश में हम कैसे शुमार होंगे। एक, हमें आर्थिक विकसित की उन दरों को पाना होगा जो हमारी प्रति व्यक्ति आय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा के मुताबिक तय $20,000 नॉमिनल जीडीपी या वैश्विक बैंक के मापदंड के अनुरूप $12,696 के करीब ले आए। अभी हम एक मध्य आय वाले देश सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री डी समुद्ररत्नम ने प्रथम अरुण जेटली व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की औसत आय बढ़ाने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए भारत को अगले 25 वर्षों तक 8 से 10% दर में विकसित करना होगा। यह अनुमान लगाया गया कि इसके लिए आईएमएफ स्तर के हिसाब से 9.36% और विश्व बैंक के स्तर के लिहाज से 7.39% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को हासिल करना अनिवार्य होगा। साफ है, व्यापार विकास की मुख्य धुरी होगी। हमें एक व्यापार नीति तंत्र की जरूरत है जो वास्तविक विनिमय दरों से आगे जाता हो, बल्कि अर्थव्यवस्था की अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए व्यापार रसद और परिवहन नियामक ढांचे में उल्लेखनीय सुधार कर सके। आयात शुल्कों की संकीर्ण व्याख्या आत्मनिर्भर भारत के दर्शन से उलट है। जब तक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आयात उपलब्ध न होंगे, निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकेगी। इसके अलावा चीन के उदय सहित बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बदलावों को देखते हुए हमारी व्यापार रणनीति को एक अलग पटकथा की जरूरत है। दो, मानव विकास सूचकांक HDI पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें जीवन प्रत्याशा के साथ ग्रामीण आबादी तक बिजली की पहुंच, इंटरनेट की उपलब्धता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और आय की असमानता को पाटने जैसे अहम मापदंडों पर सुधार करने की आवश्यकता है। हमें अपने HDI स्कोर को 0.645 मौजूदा मध्य स्तर में 0.8 के करीब ले जाने की जरूरत है ताकि हम उच्च स्तर पर पहुंच सकें। इसके लिए हमें मान्यता प्राप्त निर्यात निकायों की सिफारिशों के अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल नए सिरे से जोर देने की जरूरत है।
2020 की नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की प्रतिबद्धताओं की पालन की आवश्यकताओं के 3 जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई व जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने का अर्थ है मौलिक तरीकों से जीवन का संचालन। इसका मतलब है कि कृषि पद्धतियों, उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल और यातायात के तरीके में बड़े पैमानों पर बदलाव जारी, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और सौर पैनल, बैटरी भंडारण और परिवहन से जुड़े नियमों, नियामकों और व्यापक परिवर्तन करना होगा। इनमें निजी क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करने से जोखिम कम होगा, बहुपक्षीय संस्थानों से संसाधन जुटाए जा सकेंगे और लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमें अब भी सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश करना होगा, मगर अनुकूल और शासन की इस संयुक्त प्रयास के लिए तमाम हितधारकों की सहभागिता व सक्रिय योगदान की जरूरत होगी। इससे में केंद्र, राज्य सरकारों के अलावा सामाजिक क्षेत्र में शामिल है। एक विकसित देश बनाना हमारा नया सामाजिक और ताकि गुलामी के औपनिवेशिक विशारत के संकेतकों को मिटाकर उनकी जगह हम गौरव और अपेक्षाओं के संयुक्त कर्तव्य बोध को स्थापित कर सके। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य में उम्मीद पालो। भविष्य के आकलन का सबसे बेहतर तरीका है इसे गढ़ना।